अस्सलाम वालेकुम। हमने कार्डिनल नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था सेट थ्योरी का। उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि इक्विपोटेंट सेट्स क्या होते हैं। फिर कुछ थ्योरम्स इक्विपोटेंट सेट से रिलेटेड, फिर बहुत सारी सेट्स को हमने नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्विपोटेंट प्रूव किया। इसी तरह से लास्ट रिकॉर्डिंग में हमने कैंटर्स थ्योरम और स्टोडर बर्नस्टीन थ्योरम को प्रूव किया था। अब हम एक और इम्पोर्टेंट प्रूफ देखने जा रहे हैं, जो कि हमें एक रिलेशनशिप बताता है सी पावर ऑफ द कंटिन्यूम और एल एफ नॉट के बिटवीन। हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे कि सी इज इक्वल टू 2 raised to power एल एफ नॉट। इस थ्योरम के प्रूफ को समझने के लिए एक डेफिनेशन और एक छोटा सा प्रूफ या लेमा कह लें, वो हम पहले प्रूव करेंगे, ताकि जब यूज हो उस थ्योरम में तो समझ आ सके। डेफिनेशन है जी करेक्टरिस्टिक फंक्शन की। करेक्टरिस्टिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो दो सेट्स के दरमियान डिफाइन होता है। यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है और 0 1 एक सेट है जिसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। ये एक सेट है, दो एलिमेंट्स का सेट, और यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है। सो काय ए, ये जो सिंबल है करेक्टरिस्टिक फंक्शन का सिंबल है, जिसको हम पढ़ते हैं काय ए, CHI, काय ए। कंसीडर अ यूनिवर्सल सेट U for any subset A of U, let chi A be the function from U to 0 1। दो सेट्स हैं आपके पास, एक है यूनिवर्सल सेट और एक है 0 1 डबल टर्न, दो एलिमेंट्स का सेट। ठीक है, आपके पास ए कोई भी सबसेट है यू का। ठीक है, काय ए एक फंक्शन है यू से 0 1 के बिटवीन, और काय ए क्या कर रहा है, किस तरह से काय ए को डिफाइन किया जा रहा है। ए के एलिमेंट्स को ये फंक्शन 1 पे और ए के नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा रहा है। ए के मेंबर्स को 1 पे और ए के नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा रहा है। ठीक है, तो इसको फॉर्मली इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, काय ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इज इक्वल टू 0 इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी एक्चुअली ये फंक्शन डिस्टिंग्विश कर रहा है कि कौन से मेंबर्स हैं ए के और कौन से मेंबर्स नहीं हैं। जब भी ये फंक्शन किसी एलिमेंट को 1 इमेज असाइन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट ए का मेंबर है, और जब भी किसी एलिमेंट को 0 इमेज असाइन करेगा तो हम कहेंगे कि वो ए का मेंबर नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट का मेंबर है लेकिन ए का मेंबर नहीं, यानी ए कंप्लीमेंट का मेंबर है। सो काय ए फंक्शन इस तरह का एक फंक्शन होता है। इसको मेंबरशिप फंक्शन भी कहते हैं, यानी ये किसी एलिमेंट के मेंबर या नॉन मेंबर होने को डिफाइन करवाता है किसी सेट का। अगर यहाँ पे काय ए है तो काय ए का मतलब ये है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन यू के सबसेट ए के मेंबर्स को 1 पे और ए के नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा देगा। इसी तरह से यहाँ पे लेट सपोज कोई और सेट बी भी हो सकता है जो कि सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। लेट सपोज कोई सेट बी है, वो इस तरह से, लेट सपोज के यहाँ पे पड़ा हुआ बी, तो बी काय बी एक फंक्शन होगा जो कि यूनिवर्सल सेट पे डिफाइंड होगा। वो क्या करेगा, बी के मेंबर्स को 1 पे और बी के नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा देगा। So this is the characteristic function of A. For example, आपके पास यूनिवर्सल सेट है ABCDE और A उसका कोई सबसेट है ADE। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन को हम रिलेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। तो ये जो फंक्शन है A1 B0 C0 D1 E1, इसका मतलब ये है कि ये किस तरह का फंक्शन है जो कि डोमेन के मेंबर A को 1 इमेज असाइन कर रहा है, B को 0, C को 0, D को 1, E को 1। राइट, तो हम हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है कि ए डी ई जो ए के मेंबर्स हैं उनको 1 इमेज असाइन कर रहा है और बाकियों को 0 कर रहा है। तो ये एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन है काय ए।
नेक्स्ट एक थ्योरम है जो कि ये बता रहा है कि अगर x कोई भी सेट है तो x पे डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस का सेट और x का पावर सेट, ये दो सेट्स जो हैं ये इक्विपोटेंट होंगे. लेट x be any set and let c of x be the family of characteristic functions of x. फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ x, यानी कि ऐसे फंक्शंस cx में ऐसे फंक्शंस पड़े हुए हैं जो कि x से 0 1 पे डिफाइंड है. और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होने का मतलब ये कि जैसे कि आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ ली है कि x का कोई सबसेट चूज करेंगे, जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस आपके पास आते जाएंगे. और किस तरह से डिफाइंड होंगे, वो सबसेट के मेंबर्स को 1 पे और नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवाएंगे. देन पावर सेट ऑफ x इज इक्विपोटेंट टू c ऑफ x. सो हमें ये प्रूव करना है, इन दो सेट्स को इक्विपोटेंट प्रूव करना है. इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि हम इन दो सेट्स के दरमियान एक बाइजेक्टिव फंक्शन इस्टेब्लिश करवा सकते हैं. सो let f from p of x to c of x be a function defined by f of a is equal to chi a. यानी f क्या कर रहा है, f इन दो सेट्स के दरमियान एक फंक्शन है और क्या कर रहा है, f इसके मेंबर्स को इस सेट के मेंबर्स पे मैप करवा रहा है. इसके मेंबर्स अब किस तरह के हैं, पावर सेट ऑफ एक्स में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे सारे सेट्स पड़े होते हैं पावर सेट में जो कि सबसेट्स हैं एक्स के. पावर सेट ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस ऑफ एक्स. यानी इस सेट में फंक्शंस पड़े हुए हैं और इस सेट में एक्स के सबसेट्स पड़े हुए हैं. एफ फंक्शन क्या करेगा, एफ फंक्शन डोमेन के एलिमेंट्स को कोडोमेन के एलिमेंट्स पे मैप करवाएगा. सो लेट्स सपोज ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू काय ए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए. यानी यहाँ से आप एक सेट चूज करते हैं, यहाँ से आपको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिल जाता है जो कि उस सेट पे डिफाइंड है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने पॉसिबल एक्स के सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हो सकते हैं. सो f maps each subset a of x into the characteristic function chi a of a. Then you can see that f is 1 to 1 and on to. इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं. f1 to 1 किस तरह से है कि अगर आपके पास आप कहते हैं कि if distinct elements have distinct images then f is 1 to 1. So for checking this, let's suppose a and b are two distinct elements in the power set of x. a is not equal to b. दो सेट्स इक्वल नहीं है. दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब जितने एलिमेंट्स पहले में हो उतने ही दूसरे में हो और एलिमेंट्स हों भी सेम, तब हम कहते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं. अब अगर हम कह रहे हैं कि दो सेट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं. एक एलिमेंट डिफरेंट है कम से कम. ठीक है, सारे भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट जरूर डिफरेंट है. सो देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन ए सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. राइट, ये ए और बी का डिस्टिंक्ट होना हमें ये बात बता रहा है. अच्छा, अब देखें कि x बिलोंग कर रहा है ए से लेकिन x बिलोंग नहीं कर रहा बी से. तो काय ए क्या करेगा, काय ए का काम ये है कि ए के मेंबर्स को 1 पे मैप करवा दे और ए के नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा दे. काय ए ऑफ एक्स चूंकि मेंबर है तो काय ए ऑफ एक्स 1 होगा. इसी तरह से काय बी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स चूंकि नॉन मेंबर है बी का तो काय बी ने क्या करना है, मेंबर्स को 1 पे और नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवा देना है. तो एक्स नॉन मेंबर है तो काय बी ने एक्स को 0 पे मैप करवा दिया. अब देखिए, काय एक एलिमेंट को 1 पे, एक्स को 1 पे और काय बी उसी एलिमेंट एक्स को 0 पे मैप करवा रहा है. इससे क्या पता चला कि ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं. दो फंक्शंस बराबर तब होते हैं अगर वो हर
जो भी एलिमेंट चूज करें उस एलिमेंट पे उनकी इमेजेस सेम हो, यानी अगर एक्स चूज किया डोमेन में से तो काय ए एक्स को उसी पे मैप करे, वही इमेज असाइन करे जो काय बी कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो ये दोनों फंक्शंस इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स एक मेंबर है जिसको काय ए 1 पे और काय बी 0 पे मैप करवा रहा है, तो इट मींस ये दोनों फंक्शन डिफरेंट फंक्शन है। सो काय ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू काय बी एफ एक्स, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव distinct images. If A is not equal to B, then chi A is not equal to chi B. फिर F on to भी है। F on to क्यों है? क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो रहा है कि जो भी आप कोडोमेन का एलिमेंट चूज करते हैं, हर एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे क्या पढ़े हुए हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं एक जो कि एक्स के सबसेट्स पे डिफाइंड है, हर सबसेट के कोरेस्पॉन्डिंग एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से जब आप काय ए उठाएंगे तो यहाँ से एक सेट ए खड़ा हो जाएगा जिसपे वो करेक्टरिस्टिक फंक्शन डिफाइन होगा। यहाँ पे अगर बी उठाएंगे तो यहाँ पे काय बी उठाएंगे तो यहाँ पे एक बी खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अगर काय सी उठाएंगे तो यहाँ पे एक सी खड़ा हो जाएगा, राइट। तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन है। सो वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। हेंस पी एफ एक्स इज इक्विपोर्टेंट टू सी एफ एक्स। अब ये डेफिनेशन और थ्योरम हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज करना है। So let's start proving the theorem. C is equal to 2 raised to power LF naught. Or, in other words, cardinality of PFQ is equal to cardinality of R. So now we are going to prove the theorem C is equal to 2 raised to power LF naught. अच्छा, अब इस थ्योरम को हम इस तरह से भी रीस्टेट कर सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स। अब देखें कि आर की कार्डिनलिटी क्या होती है। आर की कार्डिनलिटी, आर एक अनकाउंटेबल सेट है और इसकी कार्डिनलिटी होती है पावर ऑफ द कंटिन्यूम। हमने ये प्रूव किया था कि जो कार्डिनलिटी इंटरवल की होती है वही कार्डिनलिटी आर की भी होती है। ठीक है, आर की कार्डिनलिटी है पावर ऑफ द कंटिन्यूम, और चूंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्यू होती, सॉरी क्यू सेट की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट होती है, हमने प्रूव किया हुआ है कि क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इक्विपोर्टेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। सेट क्यू की कार्डिनलिटी है एल एफ नॉट। तो क्यू के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? अगर सेट क्यू की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है, अगर सेट क्यू की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है तो क्यू के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट। जैसे कि हम नोटेशन से डिफाइन करते हैं, यानी अगर हम कहते हैं कि किसी सेट की कार्डिनलिटी, किसी सेट ए की कार्डिनलिटी 3 है, तो उस सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू पावर 3 होगी। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है तो इस सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट होगी, राइट। तो उस मुनासबत से हमने इस थ्योरम को यूं रिस्टेट किया कि कार्डिनलिटी ऑफ आर is equal to cardinality of P of Q. Let's start proof of the theorem. Let R be the set of real numbers and let P of Q be the power set of the set Q of rational numbers. चूंकि हमें प्रूव करना है कि इन दो सेट्स की कार्डिनलिटीज बराबर हैं, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ये दो सेट्स इक्विपोर्टेंट हैं, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करवाना पड़ेगा इन दो सेट्स के दरमियान। सो लेट्स डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम r टू p of q such that f of a is equal to x where x belongs to q and x is less than a। यानी कि f r से p of q इस तरह का फंक्शन है
एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू पी एफ क्यू, जो कि क्या कर रहा है, डोमेन के एलिमेंट्स को यानी डोमेन में रियल नंबर्स पड़े हुए हैं, डोमेन के से एलिमेंट्स उठा रहा है और उनको पीएफ क्यू में क्या है, पीएफ क्यू में रैशनल नंबर्स के सबसेट्स पड़े हुए, पावर सेट ऑफ क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स के जितने सबसेट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे पीएफ क्यू में पड़े हुए हैं। यानी यहाँ पे रैशनल नंबर्स के सबसेट्स हैं, ये कलेक्शन है सेट्स की और ये कलेक्शन है नंबर्स की। और एफ क्या कर रहा है, एफ डोमेन में से नंबर्स उठा रहा है और नंबर्स को सेट्स पे मैप करवा रहा है। तो एफ ने डोमेन में से एक एलिमेंट पिक किया, एक रियल नंबर पिक किया ए। अब एफ ए को कहाँ पे मैप करवाएगा, एफ ए को रैशनल नंबर के किसी सबसेट पे मैप करवाएगा। हमने डिफाइन किस तरह से करवाया है, वी आर सेइंग दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ दोज रैशनल नंबर्स विच आर लेस देन ए। यानी कि ए की इमेज क्या है, ए की इमेज उन रैशनल नंबर्स का सेट है जो कि ए से छोटे हैं। यानी अगर लेट्स सपोज के रियल नंबर पे ये है रियल नंबर ए, तो एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज रैशनल नंबर्स व्हिच आर लेस देन ए। ए से छोटे छोटे जितने रैशनल नंबर्स हैं उनका सेट जो है वो एफ ऑफ ए है। सो नाउ वी शैल शो दैट एफ इज 1 to 1। हम शो करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन करवाया है ये 1 to 1 फंक्शन है। उसके लिए हम लेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द कोडोमेन। लेट्स सपोज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन ए एंड बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब अगर दो रियल नंबर्स इक्वल नहीं हैं, हमने लास्ट ट्राइकोटोमी में पढ़ा हुआ है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान तीन में से एक रिलेशन जरूर होगा, या वो दोनों बराबर होंगे, या एक छोटा होगा दूसरे से, या एक बड़ा होगा दूसरे से। तो चूंकि ए नॉट इक्वल टू बी है, तो ए बड़ा भी हो सकता है, बी से छोटा भी हो सकता है। लेट्स सपोज ए इज लेस देन बी, राइट। अब रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी कहती है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर between A and B, right? So if A is less than B, A and B are two real numbers, then there exists a rational number R between A and B, right? A is less than R and R is less than B. Then R belongs to F of B and R does not belongs to F of A. Keep in mind कि F of A क्या था, उन रैशनल नंबर्स का सेट जो A से छोटे हैं। F of B क्या होगा, उन रैशनल नंबर्स का सेट जो B से छोटे होंगे। तो ये देखें कि अगर A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, तो F of A क्या है, उन रैशनल नंबर्स का सेट जो A से छोटे हैं। F of B क्या है, उन रैशनल नंबर्स का सेट जो B से छोटे हैं। R कहाँ पे आ रहा है, R इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। आर आप देख सकते हैं क्लियरली कि आर एफ ऑफ बी से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन आर एफ ऑफ ए से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जो एफ ऑफ बी में तो है लेकिन एफ ऑफ ए में नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, राइट। सिंस हमने कहा था कि a नॉट इक्वल टू b है, हमें रिजल्ट क्या मिला, f ऑफ b इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। तो इससे ये पता चला कि f 1 to 1 है, राइट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, देयरफॉर f इज 1 to 1। अच्छा, अब f एक फंक्शन था r और p of q के बिटवीन, और हमने शो कर दिया कि f 1 to 1 फंक्शन है। सो कार्डिनलिटी ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ p of q। अगर f एक फंक्शन है r से p of q और f 1 to 1 है, इसका मतलब कि जितने एलिमेंट्स r में हैं कम से कम उतने एलिमेंट्स तो जरूर हैं p of q में। 1 to 1 होने का यही मतलब है ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी r में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, यानी अगर किसी a सेट में 30 एलिमेंट्स हैं और f 1 to 1 है a और b सेट्स के दरमियान, तो कम से कम b में 30 एलिमेंट्स तो होने ही होने हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट इमेजेस जो मिलनी है a के 30 एलिमेंट्स को। सो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर f इन दो सेट्स के दरमियान 1 to 1 फंक्शन है तो कार्डिनलिटी ऑफ r लेस देन इक्वल टू है कार्डिनलिटी ऑफ p of q से। अच्छा,
अब सॉरी, अब अगर हम प्रूव कर दें कि कार्डिनलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ पी एफ क्यू, तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब दूसरी इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम कुछ डिफरेंट तरह से प्रोसीड करेंगे। नाउ ये एक बात बताने वाली रहेगी कि हमने ये तो प्रूव कर दिया कि कार्डिनलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू है कार्डिनलिटी ऑफ पी एफ क्यू से। तो चूंकि कार्डिनलिटी ऑफ आर सी के इक्वल है और कार्डिनलिटी ऑफ क्यू एल एफ नॉट के इक्वल है, तो इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सी इज लेस देन इक्वल टू 2 एल एफ नॉट। अब दूसरी इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की फैमिली ले लेते हैं। Now, let CFP be the family of characteristic functions f from p to 0, 1, where p is the set of natural numbers. Also, since अभी हमने ऊपर वाला थ्योरम में प्रूव किया था कि CFP, the set of characteristic functions of a set is equipotent to the power set of that set. ठीक है, तो CFP is equipotent to power set of P, right? Now, let I is equal to 0, 1 with a unit closed interval. Let the function f from CFP to I be defined by f of f is equal to 0.f1, f2, f3 and so on. अच्छा, ये बात होगी। इस बात को फिलहाल यहीं पे छोड़ के हम आगे चलते हैं, एक और फंक्शन डिफाइन करवाते हैं। हम कह रहे हैं कि आई 0, 1 एक यूनिट क्लोज इंटरवल है और एक फंक्शन लेते हैं कैपिटल एफ सी एफ पी से आई पे। अब सी एफ पी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हैं जो कि पी पे डिफाइंड है, यानी कि ये फंक्शंस का सेट है और ये आपके पास एक क्लोज्ड इंटरवल है, यूनिट क्लोज्ड इंटरवल। इसके एलिमेंट्स होंगे फंक्शंस एफ जी एच एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये कैपिटल एफ क्या करेगा, डोमेन के एलिमेंट्स लेगा, यानी डोमेन में से एक फंक्शन लेगा और उसको एक ऐसा नंबर असाइन करेगा जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करता हो। ठीक है, अब वो किस तरह से हम डेफिनेशन बनाने लगे इस फंक्शन की। वी आर सेइंग दैट f of f is equal to 0.f1, f2, f3 and so on। यानी f ने क्या करना है, यहाँ से डोमेन से एलिमेंट्स लेने हैं। डोमेन के एलिमेंट्स किस तरह के हैं, फंक्शंस हैं। सो f of f is equal to an element in this set. This set is the unit closed interval. कीप इन माइंड कि यूनिट क्लोज्ड इंटरवल के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, यूनिट क्लोज्ड इंटरवल के एलिमेंट्स होंगे 0 पॉइंट समथिंग समथिंग की फॉर्म के, राइट, 1 से छोटे छोटे डेसिमल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द सेट 0, 1 आर ऑफ द फॉर्म 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। लेट्स सपोज कि आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है और ये कोई सेट है ई, इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट, और ये आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। ये जो यूनिवर्सल सेट है ना, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स के सेट में हमने इसका सबसेट ले लिया इवन नंबर्स का सेट। ठीक है, अब काय ई क्या करेगा, इवन नंबर्स के जो मेंबर्स होंगे उनको 1 पे और जो नॉन मेंबर्स होंगे, जो ऑड नंबर्स होंगे, उनको 0 पे मैप करवाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है कि एफ जो कि काई फंक्शन का ही नाम हमने दिया हुआ है, यानी कि एफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई। ठीक है, तो एफ क्या करेगा, इस सेट के मेंबर्स को 1 पे और नॉन मेंबर्स को 0 पे मैप करवाएगा। यानी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे नेचुरल नंबर्स के, एफ ऑफ 1 0 होगा या 1 होगा, एफ ऑफ 2 0 होगा या 1 होगा, एफ ऑफ 3 0 होगा या 1 होगा एंड सो ऑन, क्योंकि एफ एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन दो ही वैल्यूज दे सकता है, 0 या 1। तो एफ क्या करेगा, नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट को 0 या 1 एक वैल्यू असाइन कर देगा।
तो एफ ऑफ एफ जो है, जो कि हमने इस तरह से डिफाइन करवाया 0.f1 f2 f3 एंड सो ऑन, तो एफ ऑफ वन 0 होगा या 1 होगा, लेट सपोज 0 है। एफ ऑफ 2 0 होगा या 1 होगा, लेट सपोज 1 है। एफ ऑफ 3 0 होगा या 1 होगा, लेट सपोज 0 एंड सो ऑन। यानी कि ये हर सूरत में एफ ऑफ एफ जो है वो इस तरह का एक नंबर होगा, ठीक है। और ये लाजमी तौर पे इस तरह का नंबर 0 1 इंटरवल में लाया करेगा। ये एक डेफिनेशन बनाने का तरीका है, यानी कि ये दो सेट्स के दरमियान इस तरह से हमने ये डेफिनेशन बनाई है। अच्छा f of f is equal to 0.f1 f2 f3 so on, and this is an infinite decimal consisting of zeros or ones। ये आपको समझ आ गई कि ये डेसिमल जीरोस और वंस पे क्यों डिपेंड कर रहा है। इस वजह से ये जो रीजन मैंने यहाँ पे दी, क्योंकि f एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, इसलिए ये नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट को या 0 या 1 पे मैप करवाएगा। f of 1 0 होगा या 1, f of 2 0 होगा या 1, f of 3 0 होगा या 1 एंड सो ऑन। अच्छा सपोज एफ जी बिलोंग्स टू सी एफ बी। अब हमें ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ना कैपिटल एफ, ये फंक्शन भी 1 to 1 फंक्शन है। ये शो करने के लिए हमने डोमेन के दो एलिमेंट्स ले लिए। डोमेन के एलिमेंट्स चूंकि फंक्शंस हैं, तो एफ जी बिलोंग्स टू सी एफ बी एंड एफ इज नॉट इक्वल टू जी। अब देखें, मैंने पहले भी बताया कि दो फंक्शंस के इक्वल ना होने का क्या मतलब है। दो फंक्शन के इक्वल ना होने का मतलब ये है कि डोमेन का कम से कम कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसको ये दोनों फंक्शंस डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं। अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये है कि डोमेन का जो भी एलिमेंट आप उठा लें, एफ भी उसको वहीं पे मैप करवा रहा है जहां पे जी मैप करवा रहा था, ठीक है। तब हम कहेंगे ये फंक्शन दोनों इक्वल हैं। ये दोनों फंक्शंस डिफरेंट तब होंगे अगर डोमेन का कोई एक एलिमेंट पिक करें और ये दोनों डिफरेंट इमेजेस दें, ठीक है। So if f is not equal to g, if f is not equal to g, then the decimals would be different। यानी डेसिमल्स डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि 0.f1 f2 f3, f ने अपनी वैल्यूज देनी है। f of 1 हो सकता है 0 हो लेकिन g of 1 1 हो। f of 2 हो सकता है 0 हो लेकिन g of 2 1 हो, ठीक है, एंड सो ऑन। या यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे हमने एक नेचुरल नंबर लिया, एफ और जी दोनों करेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये कोडोमेन करेक्टरिस्टिक फंक्शन की कोडोमेन 0 1। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि एफ और जी डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो लेट सपोज कि एक नेचुरल नंबर एन ऐसा है जिसको एफ और जी डिफरेंट वैल्यू साइन कर। लेट सपोज एफ ऑफ एन 1 है और जी ऑफ 1 0 है, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल एफ ऑफ एफ जो कि क्या है 0.f1 f2 f3 सो ऑन, और कैपिटल एफ ऑफ जी जो कि क्या होगा 0.g1 g2 g3 सो ऑन। हो सकता है कि ये यहाँ तक तो सेम हो, सेम इमेजेस दे रहे हो, लेकिन कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर है n जहाँ पे दोनों डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, यानी एफ ऑफ एन जी एफ एन के इक्वल ना हो सकता है यहाँ पे 0 हो और यहाँ पे 1 हो। तो यहाँ पे जाके ये जो भी डेसिमल बन रहा था ये चेंज हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, राइट। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमने दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए थे डोमेन में से, एफ और जी डिफरेंट थे, हमें डिफरेंट इमेजेस मिल गई। एफ ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, तो एफ 1 to 1 फंक्शन हो गया। अब एफ किन दो सेट्स के दरमियान फंक्शन था? एफ सी एफ पी और आई के दरमियान फंक्शन था। एफ 1 to 1 हो गया, इसका मतलब कि कार्डिनलिटी ऑफ सी एफ पी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आई। यहाँ पे इन दो कार्डिनलिटीज के लेस देन इक्वल होने की वही रीजनिंग है जो हमने वहां पे 1 में देखी, 1 इनइक्वालिटी में। तो कार्डिनलिटी ऑफ सी एफ पी इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आई, और कार्डिनलिटी ऑफ सी एफ पी इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ क्यू के। हमने देखा था ना कि सी एफ पी इज इक्विपोटेंट टू पावर सेट ऑफ पी, ठीक है। चूंकि P और Q इक्विपोटेंट है, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट और रैशनल नंबर्स का सेट इक्विपोटेंट है, ये जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, इससे उनके पावर सेट्स भी इक्विपोटेंट होंगे। जो कार्डिनलिटी सेट्स की है, उनके पावर सेट्स की कार्डिनलिटी उनको 2 की पावर में लेने से आ जाएगी। यानी अगर
नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है, तो नेचुरल नंबर्स के पावर सेट की कार्डिनलिटी भी 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट होगी। क्योंकि रैशनल नंबर्स के सेट की कार्डिनलिटी भी एल एफ नॉट है, इसलिए रैशनल नंबर्स के पावर सेट की कार्डिनलिटी भी 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट होगी। इट मींस पावर सेट ऑफ P इज इक्विपोर्टेंट टू पावर सेट ऑफ Q। सो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी एफ पी। ठीक है। और चूंकि कार्डिनलिटी ऑफ आई सी है पावर ऑफ द कंटिन्यूम, सो 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट इज लेस देन इक्वल टू सी। और वन इक्वेशन में इनइक्वालिटी में हमने देखा था सी इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट। तो 1 और 2 को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास इक्वालिटी आ जाती है सी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एल एफ नॉट, और यही हमें प्रूव करना था।